बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 7 के पाठ अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम घर में सब्जी बनाई जाती है, हम जब खाना खाते हैं तो सब्जी जब हमारे कपड़े में गिर जाती है तो दाग लग जाता है। दाग को जब हम छुड़ाने के लिए उसमें सर्फ, चूरा या डिटर्जेंट पाउडर या साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो वह गहरे रंग का हो जाता है, डार्क रंग का हो जाता है, दाग और गहरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? जब हम उसमें गहरे रंग में नींबू की 2-3 बूंदें निचोड़ दें तो उसका रंग फिर से हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, जिसके कारण वो दाग धीरे धीरे जाने लगता है। ये किसके कारण होता है? नींबू के कारण होता है। आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज हम इस अध्याय में पढ़ते हैं कि इसका कारण क्या है। ठीक है बच्चों, आज सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, ठीक है, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी प्रकृति में खट्टे फल पाए जाते हैं, खट्टे खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, सब में अम्ल होता है। अलग अलग फलों में अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इन खट्टे फलों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना फैला हुआ है और अपने प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खट्टे फलों का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। ठीक है बच्चों, तो आओ हम यहाँ पर अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल जान लें कि अम्ल क्या होता है। अम्ल जो होता है वो जितने प्रकार के खट्टे फल होते हैं, ठीक है, उनमें प्राकृतिक रूप से अम्ल पाया जाता है। सभी खट्टे फलों के अम्लों का नाम अलग अलग होता है, उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कृत्रिम रूप से मनुष्य ने कुछ अम्लों का निर्माण किया है। जैसे देखते हैं, पहला ये कृत्रिम अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल, ठीक है, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल कहते हैं। तीसरा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसे भी प्राकृतिक कृत्रिम अम्ल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीनों अम्ल हैं ये धात्विक अम्ल होते हैं। मतलब धातुओं से रासायनिक क्रिया कराकर इन्हें बड़े बड़े प्रयोगशाला कारखानों में तैयार किया जाता है और ये बहुत हार्मफुल या बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए इसे सीधे छूना नहीं चाहिए, चखना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैंने कहा कि सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो खट्टे होने का जानकारी हमको चख के महसूस होगा, चख के हमको पता चलेगा। लेकिन इन तीनों अम्ल को, जो कृत्रिम अम्ल हैं, इन्हें बिल्कुल भी हमको चखना नहीं है। ये तीनों अम्ल बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये प्रयोगशाला में एक बड़े बड़े कारखानों में तैयार किए जाते हैं, इसलिए हमें इसे चखना नहीं है, छूना नहीं है। इसे कांच के पिपेट की सहायता से या किसी अन्य उपकरण के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, इन अम्लों का उपयोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर प्राकृतिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्राकृतिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राकृतिक अम्ल, ठीक है, प्राकृतिक अम्ल। अम्ल का एसिड शब्द से अम्ल की उद्भव हुआ है। इसे लैटिन भाषा के एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो वो सभी प्रकार के पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसमें कहीं ना कहीं अम्ल पाया जाएगा या खट्टा मीठा होता है। ठीक है, उनमें अम्ल
पाया जाएगा और हर प्रकार के खाद्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जितने प्रकार के हमारे पास फल हैं, नींबू, संतरा, आंवला, इमली, ठीक है, ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं, इनमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि जब हम को चींटी काटती है ना, जब हमको चींटी काटती है तो हमको बहुत ज़्यादा जलन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, जब चींटी काटती है तो बहुत ज़्यादा जलन होता है। वह जलन किसके कारण होता है बच्चों? वह जलन चींटी में उपस्थित फार्मिक अम्ल के कारण होता है, जो वो डंक से हमारे त्वचा में छोड़ देती है, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में जलन होता है। यहाँ पर बस्तर में अधिकांश ऐसा भी पाया जाता है, देखा गया है कि जब किसी को बुखार हो तो उसको चापड़ा से चबवाते हैं। चापड़ा एक प्रकार की चींटी है ना, जो जब चाटती है तो बहुत जलन होता है, बहुत ज़्यादा जलन और दर्द भी होता है, जिससे माना जाता है यहाँ कि बुखार उतर गया या उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब तो बातें ही हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ चापड़ा की चटनी, चापड़ा की सब्जी बना के भी खाया जाता है। ठीक है, तो वो चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में जलन होती है। तो अम्ल का मतलब होता है खट्टा, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, इसे मैंने प्राकृतिक रूप से बनाया है। अब इसे मैंने कैसे बनाया? सबसे पहले आप कोई सा भी फूल, मान लीजिए गुड़हल का फूल या घंटी वाला फूल, घंटी वाला फूल 4-5 ले आइए, एक सादे पन्ने में उसको रगड़िए। रगड़ने के बाद उसका कलर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इस प्रकार का कलर हो जाएगा। थोड़ा सूखने दीजिए तो ये बन गया हमारा प्राकृतिक लिटमस पेपर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हम खाते हैं खाद्य पदार्थ, उसमें वो अम्लीय है कि नहीं, कि क्या है, ये देखेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा सूत्र बता देता हूँ, जिससे आप किसी भी चीज़ को अच्छे से, अम्ल के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अम्ल को पहचानने का मतलब ये है संक्षिप्त नाम अनिला। अम्ल को जब हम पहचानना चाहते हैं कि ये खाद्य पदार्थ वाकई में अम्लीय है कि नहीं, ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अनिला मतलब ये संक्षिप्त नाम है उस क्रिया का। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यदि यह प्राकृतिक नीला लिटमस पेपर है ना, यह प्राकृतिक नीला लिटमस पेपर यदि अम्ल में डाला जाएगा तो यह नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो आओ बच्चों, आज हम यहाँ पर हमारे सामने में ये देखिए, ये है इमली, दिख रहा है? हाँ, ये है इमली। ठीक है, इमली को मैंने पानी में अच्छे से मैश कर दिया है और इमली के जो भी इसमें अम्ल था इसमें मिल गया है। जब हम नीला लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे तो क्या होता है देखते हैं। देखो बच्चों, इसका रंग बदल गया, लाल गुलाबी हो गया। इसका मतलब ये जो इमली है इसमें अम्ल पाया जाता है, ये अम्लीय है। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरे खाद्य पदार्थ को देखते हैं। ये नींबू दिख रहा है ना, नींबू, ये है नींबू और नींबू का रस। चलिए ये लिटमस पेपर को डाल के देखते हैं, लाल होता है क्या नीला लिटमस पेपर। ऐसे मैंने इसको इसमें डुबोया तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये भी लाल गुलाबी हो गया। इसका मतलब नींबू भी अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, इस प्रकार हम 2 खाद्य पदार्थों को अम्ल के रूप में लिए हैं। ठीक है, तो अम्ल में जब भी नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो वह नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इससे हमको पता चलता है वह पदार्थ अम्लीय है। ठीक है, अब आओ बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, पहले संतरा और नींबू। संतरा और नींबू, ये नींबू है। ठीक है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। चींटी और मधुमक्खी जब हमको काटती है तो बहुत जलन और दर्द होता है,
तो उसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। फटा हुआ दूध और दही, इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। फिर उसके बाद सिरका, जो घरों में अचार बनाने के लिए या अन्य सब्जियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना, विनेगर वगैरह जो सिरका आता है, उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। हम जो रोज़ चाय पीते हैं, ठीक है, हम जो रोज़ चाय पीते हैं उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। इमली अभी जो मैंने आपको करके दिखाया है, जो उसमें अम्ल होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर जो हम रोज़ सब्जियों में खाते हैं, है ना, उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इतने सारे खाद्य पदार्थ हैं, और भी हो सकते हैं, है ना, और भी होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं और सभी उस स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आज आप ऐसे ही एक प्राकृतिक लिटमस पेपर का निर्माण कीजिए अपने अपने घरों में। एक किसी भी पन्ने में घंटी वाले फूल को अच्छे से रगड़िए, तो उस पन्ने का कलर इस प्रकार से सूखने के बाद नीला हो जाएगा। अब इसको जब आप उसमें डालेंगे, खाद्य पदार्थ के घोल में डालेंगे, तो यह कलर चेंज हो जाएगा, वह लाल हो जाएगा। इससे हमको पता चल जाएगा वह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक है, अब इसके बाद भूमि से प्राप्त खनिजों के द्वारा जो अम्ल हम प्राप्त करते हैं, है ना, उसे धात्विक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ फिर से, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा नाइट्रिक अम्ल। ये सभी भूमि से प्राप्त धातुओं से प्रयोगशाला में क्रिया करके बनाए जाते हैं। ये बहुत सारे कल कारखानों में बहुत सारी चीज़ों के निर्माण में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। इसके कारण इसका निर्माण भी किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हानिकारक होते हैं, है ना, इन्हें हाथ से टच नहीं करना चाहिए, जीभ से तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। ये सारे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सांद्र। सांद्र का मतलब होता है यह अम्ल एकदम गाढ़ा होता है। ठीक है, इस अम्ल की जो तेजपन होता है बहुत ज़्यादा होता है। जब इसमें हम धीरे धीरे पानी मिलाते हैं, है ना, या इसे पतला करते हैं, तब ये हो जाता है तनु अम्ल। ये भी हानिकारक होता है लेकिन कम मात्रा में हानिकारक होता है। इसे भी हाथ से टच नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके इतना हम अम्ल के बारे में जाने कि ये अम्ल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अम्ल जब हम पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं जब आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। छोटी सी इतनी बड़ी लाल कलर की टंकी होती है जिसमें एक पाइप लगा होता है, उसको हम दबाते हैं ज़मीन में, उसका सिर को पटकते हैं तो अंदर कांच में रखा कुछ चीज़ टूट जाता है और वह कुछ चीज़ों से क्रिया करके उसमें से भारी मात्रा में सफ़ेद धुआं निकलता है और आग के पास उसको ले जाने से आग बुझ जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आइए हम देखते हैं कि ऐसा वाकई में होता क्यों है। ठीक है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बनाते हैं?
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब है हमारे घर में जो हम खाने का सोडा उपयोग करते हैं ना, हाँ, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। और ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कृत्रिम अम्ल है, मानव निर्मित अम्ल है, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है। उस अग्निशामक यंत्र में कांच की शीशी में हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल भरा रहता है। ठीक है। और अंदर में, टंकी के अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है। जब हम उसको उल्टा करके पटकते हैं या उसके नॉब को जोर से दबाते हैं तो अंदर का कांच का पात्र फूट जाता है और वहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड अंदर रखे सोडियम बाइकार्बोनेट से मिल जाता है। दोनों के मिलने से एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक है। क्या क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो सोडियम सल्फेट है ये और ये पानी, ये दोनों का यहाँ पर उपयोग नहीं हो पाता है। जो गैस है, देखो यहाँ तीर का निशान लगाया है मैंने CO2 के ऊपर, ये गैस है वो ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है। ऊपर की ओर निकलता है, पाइप में से होता हुआ बाहर भारी मात्रा में आता है सफ़ेद कलर का। ठीक है। जैसे ही हम उसको आग के पास ले जाते हैं तो आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने का काम करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में आग जलेगा ही नहीं, बुझ जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के यंत्र का उपयोग आग अग्निशमन में किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है। यहाँ अम्ल बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे के साथ क्रिया करके। ठीक है। इसका एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ मैंने एक प्राकृतिक रूप से एक अग्निशामक यंत्र बनाने की कोशिश किया है। चारों तरफ खाने का सोडा डाल दिया है, बीच में मोमबत्ती भी रखा है। अब मैं इसे जलाता हूँ। लो, मैंने इसे जला लिया। ठीक है। अब मैं इसके चारों तरफ नींबू का रस प्राकृतिक अम्ल है, यहाँ कृत्रिम अम्ल लगा था, लेकिन हम यहाँ प्राकृतिक अम्ल डाल के देखेंगे कि आग बुझेगी क्या। क्या होगा बच्चों, आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? चलो करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब हम नींबू के रस को खाने की सोडे में डालेंगे तो मोमबत्ती की लौ में नहीं डालना है, नहीं तो ऐसे ही बुझ जाएगा, पता नहीं चल पाएगा हमको कि वह क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। मैंने नींबू का रस तैयार कर लिया है। अब मैं इसे इसके चारों तरफ डालूंगा। अब आप देखिए, एक अग्निशामक यंत्र मैंने बना लिया है, आग लग गई है, चारों तरफ खाने का सोडा है ना, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। अब चारों तरफ मैं ये नींबू का रस डालने वाला हूँ, देखिएगा। देखिए आग बुझ गया ना। हाँ, क्यों बुझा? जब प्राकृतिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने के सोडे के साथ क्रिया किया, तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर उठी और जो आग जल रही थी उसे उसने बुझा दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्नि को या आग को बुझाने का कार्य करती है। इसलिए अग्निशामक यंत्रों में अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो या निकले और हम आग बुझाने लें आसानी से। ठीक है बच्चों, यह विधि
कैसे लगी, यह प्रयोग कैसा लगा, इसके बारे में आप भी घर में सावधानी पूर्वक करके देखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में वॉलंटियर के सहायता से आप जो भी समझ पा रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आपको समझ में आया ना किस प्रकार होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करती है तो सोडियम सल्फेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम में उपयोग में लाया जाता है। इससे आग बुझ जाती है। ठीक है बच्चों, ये तो था अम्ल के गुण, है ना। अम्ल क्या है, प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं, कृत्रिम अम्ल क्या है, और अग्निशामक यंत्र कैसे काम करता है, उसका छोटा सा डेमो या प्रयोग करके भी मैंने आपको दिखाया। अब हम आगे में पढ़ेंगे क्षार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में। क्षार के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ बता दें, अम्लों का बहुत सारा उपयोग होता है ना। अम्लों के उपयोग क्या क्या हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका उपयोग सबसे पहले किया जाता है किसमें, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग उर्वरक यूरिया खाद बनाने के लिए भी किया जाता है ना। अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, है ना, कार की बैटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग नमक, जो हम नमक खाते हैं ना, समुद्र का नमक, उसको जब समुद्र के नमक को जब इकट्ठा किया जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और जो नमक बचती है उसमें बहुत सारे लवण होते हैं, ठीक है, जिसको हम खा नहीं सकते। हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो लवण होता है, जिसे खाने का नमक कहते हैं, केवल उसे ही खा सकते हैं। तो उसकी शुद्धि के लिए, उस बहुत सारे लवणों से युक्त नमक की शुद्धि के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तन या टाइल्स सफाई काम में भी यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में तथा सोने चांदी के गहनों के साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी सोनार हैं जो सोना चांदी का काम करते हैं, उनके दुकानों में आप अधिकतर नाइट्रिक अम्ल देखेंगे। वो आपके गहनों को गर्म करके नाइट्रिक अम्ल में डाल देते हैं, जिससे कि उस गहनों से सारी गंदगियाँ नाइट्रिक अम्ल काट देता है, साफ कर देता है, और उसको अच्छे से वो पालिश, रीठा से पालिश करके, रीठा एक फल होता है, उसे गर्म करते हैं जिससे झाग निकलता है, और मस्त से उसको रगड़ते हैं जिससे वह साफ हो जाता है एकदम चकाचक नए जैसा, और आपको वो कुछ पैसे लेके दे देता है। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। ठीक है, क्षार, क्षार क्या होता है। क्षार शब्द का उपयोग अरबी के एक शब्द एल्केली से हुआ है, जिसका अर्थ होता है राख, और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। जब हम पुराने ज़मानों की बात करें या अभी भी बात करें, जब हम घर में खाना बनाते हैं, है ना, तो चूल्हे में जो राख बचता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पहले के लोग उसी से सिर भी धोते थे, उसी से कपड़ा भी धोते थे, उसी से बर्तन भी मांजते थे, क्योंकि वह क्षारीय होता था। और जब उससे हम किसी चीज़ को सफाई करते हैं तो वह बहुत अच्छे से साफ हो जाता था, इसलिए उसका उपयोग इन प्रकार की चीज़ों की साफ सफाई में करते थे। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, नया नया एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, ये सब आ गए हैं, शैम्पू आ गया है, तो उसका उपयोग अब बहुत ही कम मात्रा में गाँव में भी अभी भी किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं राख और क्या क्या काम कर सकता है। जब हम क्षार को जब छुएंगे तो एकदम चिकना लगेगा। ठीक है, किस प्रकार लगेगा, एकदम चिकनाहट महसूस होती है। जैसे साबुन के पानी, गुड़हल की पत्तियों को रगड़ के देखिए, साबुन के पानी को ऐसे रगड़ के देखिए, है ना, ये सब पदार्थ क्षारक हैं।
ऐसा क्षारक जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं, है ना। जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्षार के और क्या क्या कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी पदार्थ क्षार है कि नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन सा पदार्थ क्षार है कि नहीं है। यहाँ मैंने दो पात्रों में, बर्तनों में, एक में निरमा के चूर्ण को इसमें घोला है, ठीक है, और दूसरे पात्र में मैंने ये शक्कर के चूर्ण को घोला है। अब ये नमक और शक्कर दो पदार्थ हो गए हमारे पास। अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सा चीज़ क्षार है ये और कौन सा चीज़ क्षार नहीं है, ठीक है। क्षार, ठीक है। अब हम देखते हैं, वही हम नीले लिटमस पेपर को लेंगे, प्राकृतिक नीले लिटमस पेपर को, और क्षार में जब हम डुबाएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। अब क्षार का एक संक्षिप्त सूत्र है क्षालानि। क्षार है कि नहीं यह पता करने के लिए एक संक्षिप्त सूत्र है क्षालानि। मतलब क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जो पहले हमने अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला था वो लाल हो गया था, तो देखिए हम उसी को ले लेते हैं क्योंकि ये लाल लिटमस पेपर हो गया, ऊपर वाला लाल है, ठीक है। एक और लाल वाला ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक और लाल वाला लिटमस पेपर हमको मिल गया। तब हम देखेंगे कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस शक्कर के विलयन में इसे डाल के देखते हैं लाल लिटमस पेपर को। यदि शक्कर का विलयन या शक्कर का घोल क्षारीय होगा तो यह लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो हम डाल के देखते हैं, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब ये शक्कर का घोल क्षारीय नहीं है, ठीक है। अब हम ये साबुन के पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर को के घोल में इस लाल लिटमस पेपर को डाल के देखेंगे कि यह लाल लिटमस पेपर नीला होता है कि नहीं। अब हम डाल के देखते हैं, देखिए लाल लिटमस पेपर को मैंने डाला तो क्या हो रहा है, ये नीला हो रहा है। क्या हो रहा है, नीला हो गया। इसका मतलब यह डिटर्जेंट पाउडर का घोल क्षारीय है, ठीक है, जिससे लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं हमारे घर में दैनिक उपयोग में जितने भी प्रकार के चीज़ें जो हम उपयोग करते हैं वो सब के बारे में हम यह पता लगा सकते हैं इस प्राकृतिक लिटमस पेपर से कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ अम्लीय है, ठीक है। कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ अम्लीय है यह पता लगा सकते हैं, ठीक है। यह तो क्षार का गुण है, ठीक है, यह तो क्षार का गुण है जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, ठीक है। अब क्षार के क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहले क्षार का उपयोग सबसे पहले आता है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, कागज़ बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दवाइयों में जब आपको एसिडिटी या आपके पेट में अम्ल बढ़ जाता है तो छाती में जलन, गले में जलन होता है ना, तो उस समय क्षार की बनी हुई दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, बहुत सारे नामों की आती हैं, पेंटोसिड, पेंटाकाइंड, है ना, पेंटोसिड DSR, इस प्रकार के सभी क्षार की गोलियां, क्षारीय पदार्थ की गोलियां आती हैं जिसका उपयोग हम करके अपने पेट की अम्लीयता को शांत करते हैं। जब हम ऐसी दवाइयों को खाते हैं तो पेट में जितना एसिड बढ़ जाता है
पेट के अंदर वो सब धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि क्षार और अम्ल आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, क्षार और अम्ल आपस में मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को शून्य कर देते हैं, जिससे कि हमारा पेट का अम्लीय स्वभाव शांत हो जाता है और हमको राहत मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार क्षार का और भी उपयोग है भूमि और पानी की अम्लता को दूर करने के लिए। बहुत सारे खेतों में, बहुत सारे छोटे छोटे तालाबों में, है ना, वहाँ की जो अम्लता होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण भूमि में फसल बहुत कम मात्रा में होता है या नहीं होता है। तालाबों में अम्लता बढ़ जाने के कारण वहाँ पर मछली पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मछलियों की पैदावार कम हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में भूमि और जल का परीक्षण किया जाता है और वहाँ उचित मात्रा में क्षार के बहुत सारे रसायनों का उपयोग करके, पाउडर का उपयोग करके भूमि और तालाबों और कुओं के पानी को और मिट्टी को अम्लता से दूर किया जाता है क्षारक पदार्थ डाल के। ठीक है बच्चों, इस प्रकार वहाँ पर फसल भी बहुत अच्छी होती है और तालाब और कुओं में मछली का तालाब कुओं का पानी पीने योग्य हो जाता है। तालाब में मछलियों का पालन भी बहुत अच्छे से किया जाता है। इस प्रकार क्षार का बहुत सारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं हम अगला लवण के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम अगले भाग में, लवण के बारे में। अब हम लवण के बारे में देखते हैं कि लवण वाकई में होता क्या है। ठीक है, लवण, ठीक है, लवण क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्या हैं? अभिकारक हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। इन दोनों की अभिक्रिया करने से दो नए पदार्थ बने, उत्पाद बने, जो न तो क्षार के समान है न ही अम्ल के समान है। ये जो नए उत्पाद जो बने हैं, इनकी प्रकृति क्षार और अम्ल की प्रकृति से बिल्कुल अलग हो जाती है। उनके गुण भी अलग हो जाते हैं। क्षार और अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं। ठीक है, पानी और लवण बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। क्यों कहते हैं इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है? ठीक है, इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। और क्यों कहा जाता है? इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया इसलिए कहते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं, ठीक है, पानी और लवण बनाते हैं, और पानी और लवण बनाते हैं, तो ये जो नए उत्पाद बने वो तो ना ही अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, ना ही क्षार के समान व्यवहार करते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रकृति को या एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, शांत कर देते हैं, और पानी और एक नया पदार्थ लवण बनता है। इसके कारण इसे उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वो क्या वाकई लवण उदासीन होते हैं? क्या वाकई लवण उदासीन होते हैं? अब यहाँ पर हम देखेंगे एक छोटा सा प्रयोग करके। इस पात्र में मैंने नमक के घोल को बनाया है। ठीक है, नमक मतलब लवण, जो हम घर में नमक खाते हैं ना, उसे हम कहते हैं लवण। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है और लवण का मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया का एक उत्पाद। ठीक है, तो यह लवण ना तो क्षार के समान होगा ना ही अम्ल के समान होगा। ठीक है, ना तो क्षार के समान होगा न ही अम्ल के समान होगा। चलो इसका एक छोटा सा डेमो या प्रयोग करके देखें। जब हम नीले लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे तो यदि यह अम्लीय होगा, है ना, तो यदि यह नमक का घोल अम्लीय होगा तो यह नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलो डाल के देखते हैं, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब यह अम्ल की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, क्योंकि नीला लिटमस पेपर तो नीला ही का नीला ही है ना, तो यह घोल अम्ल की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। चलिए इस लाल लिटमस पेपर को डाल के देखते हैं। यह जो लाल लिटमस पेपर है, यह इसमें डाल के देखते हैं नमक के घोल में। यदि यह नमक का घोल क्षारीय होगा तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो हम लाल लिटमस पेपर को डाल के देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। लाल लिटमस पेपर जो है वो लाल का लाल ही है, नीला नहीं हुआ। इसका मतलब यह नमक का घोल क्षारीय गुण भी नहीं दर्शाता है। जो ठीक है, जो लवण जो होते हैं वो न तो क्षारीय होते हैं न तो अम्लीय होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वह उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिणाम है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करती हैं तो पानी और एक नया पदार्थ लवण बनाती हैं, जिसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के प्रभाव को शून्य कर देती हैं। ठीक है, जो लवण बनता है वो तो न तो क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है न तो अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है ना। इस प्रकार हम प्रयोग द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं घर में भी कि यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके पानी और एक नया पदार्थ लवण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा अम्ल, क्षार और लवण? इसके बारे में अध्याय का आप पाठ करेंगे, देखेंगे। और जो आपको इसमें बहुत सारे होमवर्क हैं, है ना, बहुत सारे इसमें सारणी है, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। आप उसको सावधानी पूर्वक जो आपको सामान मिल जाए उससे क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। ठीक है, सावधानी पूर्वक कीजिएगा, है ना। सारणी जो आपको समझ में आती है उसे कीजिएगा, है ना। और यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पुनः पूछिएगा। तो यह पाठ आप एक बार फिर से पढ़िएगा और जो समझ में नहीं आए उसके बारे में मुझसे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा और यहाँ पर देख लेते हैं हम। लवण, हमारे शरीर को कई प्रकार के लवणों की आवश्यकता होती है। लवण कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये अधिकांश कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट तथा फास्फेट होते हैं, है ना। पसीना आने पर इनमें से कुछ लवण शरीर से निकल जाते हैं, इसी कारण पसीना नमकीन होता है। ठीक है, जब कभी पेचिश, अतिसार मतलब पेट का खराब हो जाना आदि के कारण हमारे शरीर से अधिक पानी निकल जाता है, तब इस पानी के साथ इनमें घुले लवण भी हम लेट्रिन के द्वारा खो देते हैं। इसे निर्जलीकरण कहते हैं। जब हमारे शरीर में लेट्रिन से भारी मात्रा में पानी में घुले हुए खनिज लवण निकल जाते हैं तो हमारे शरीर में उन खनिज लवणों की कमी हो जाती है, जिसके कारण चक्कर आना, मूर्छा आना, कमजोरी लगना, ज़्यादा मात्रा में लवणों का निकलने से, शरीर के निकलने से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार जब हमारे शरीर में लवणों की कमी हो जाती है तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लवण और शक्कर युक्त पानी अधिक पीना चाहिए।
जिससे शरीर में जल एवं लवण का स्तर पुनः सामान्य हो जाए। जब आपको कभी भी दस्त हो तो आप उबला हुआ ठंडा किया हुआ 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा नींबू का रस निचोड़िए, 1 चम्मच शक्कर डालिए, 1 चुटकी नमक डालिए, मस्त से उसको घोलिए और पीते रहिए। ठीक है, यह प्राकृतिक ORS है। या नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र से ORS का घोल लाइए और 1 लीटर उबले हुए ठंडे किए हुए छाने हुए पानी में 1 लीटर का ORS घोल 1 लीटर पानी में ORS घोल की पाउच को फाड़ के उसको डालिए, अच्छे से घोलिए, ढक के रखिए, बार बार उसको पीते रहिए, जिससे लेटरिन से होने वाले खनिज लवण की कमी को हम ORS को पी के पूरी कर लें, जिससे हमारे शरीर में खनिज और जल की पूर्ति होती रहे और हमें कमजोरी का महसूस नहीं होगा। यह मुखीय पुनर्जल योजन बच्चों को पेचिश तथा अतिसार के फलस्वरूप संभावित मृत्यु से बचाता है। इस प्रकार से हम जब ORS का घोल या प्राकृतिक ORS घर में बना के पीते हैं तब हम हमारे शरीर में जल और खनिज लवणों की पूर्ति करते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आती और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खासकर बच्चे जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह मृत्यु से बचाने वाला एक घोल है या अमृत घोल भी कह सकते हैं, क्योंकि यह आपको जीवन देता है। तो ऐसे घोल का उपयोग कीजिए। लवण हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लवण बहुत सारे चीज़ों से हमको प्राप्त होता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। तो लवण की महत्वता हमारे शरीर में बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो लवण के इतने प्रकार के कार्य हैं। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, अम्ल के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल अलग अलग प्रकार के फलों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर कृत्रिम अम्ल क्या हैं, उसके क्या क्या नाम हैं, प्राकृतिक अम्ल के उपयोग क्या क्या हैं, कृत्रिम अम्ल के उपयोग क्या क्या हैं, डॉक्टर प्राकृतिक अम्ल खाने की सलाह क्यों दे रहे हैं अभी कोरोना काल में, क्यों, है ना, और अम्ल के प्रयोग से क्या कौन सी मशीन बनाई गई है जिसका किस के लिए उपयोग किया जाता है ना, किसको बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्षारीय पदार्थ किसे कहते हैं, क्षार का क्या लक्षण है, क्या गुण हैं, क्षार के क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, क्षार के उपयोग करने से हमको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, हम प्राकृतिक लिटमस पेपर कैसे बना सकते हैं, हम अपने घर में अम्ल क्षार की जांच प्राकृतिक लिटमस पेपर बनाकर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लवण क्या है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उससे क्या बनता है, लवण से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लवण हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, लवण जब हमारे शरीर से पेचिश अतिसार से निकल जाए तो प्राकृतिक रूप से ORS घोल कैसे बनाया जा सकता है, उप स्वास्थ्य केंद्र से ORS का घोल लाके हमें क्यों पीना चाहिए, हमारे शरीर में जल और लवण की आपूर्ति करना क्यों ज़रूरी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताया है। तो आज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसे पुनः एक बार पढ़िएगा और जितनी समझ बनती है आप इस पाठ से नए नए प्रश्न भी बनाइए, नए नए उत्तर भी बनाइए, जो प्रश्न दिए हैं उसे भी बनाइए। ठीक है, और क्रियाकलाप भी कर सकते हैं और सारणी को भी भर सकते हैं, जितना समझ में आता है उतना कर सकते हैं। यदि आप जो भी सीखते हैं उसे वीडियो के माध्यम से, वॉलंटियर के माध्यम से हम तक पहुंचाइए ग्रुप के द्वारा। और जो भी रासायनिक समीकरण हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पुनः पूछिएगा, मैं पुनः बताऊंगा आपको। और जो समझ बन पा रही है आपको उसे कॉपी में लिखिए और वॉलंटियर के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, हम उसे ज़रूर चेक करेंगे आपके दिए गए उत्तरों को। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए
नमस्कार।